हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक स्टडी। और दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जीवन जीने की कला ओशो के बुक से। और इसमें मैंने पिछला चैप्टर पढ़ा था कि परिवार में कला क्यों, तो वो अगर आप लोग को देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ स्त्रियों की शिक्षा का अलग ढंग हो। इसमें देखिए ओशो के विचार क्या हैं, हम ये जानते हैं पढ़ कर इसे। थोड़ा उल्टा सोचे तो समझ में आ जाएगी बात। कोई नगर ऐसा हो जहाँ की सारी शिक्षा स्त्रियों के लिए ईजाद की गई हो। संगीत की शिक्षा वहाँ दी जाती हो, नृत्य की शिक्षा दी जाती हो, काव्य की शिक्षा दी जाती हो, भोजन बनाने की, कपड़े सीने की, मकान सजाने की, बच्चों को पालने और बड़ा करने की, यह सारी शिक्षा दी जाती हो। किसी नगर में स्त्रियों के लिए शिक्षा दी जाती हो और उस नगर में पुरुष बहुत दिन तक अशिक्षित रखे गए हों। फिर पुरुषों में बगावत फैले और वो कहें कि हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हम भी शिक्षा लेंगे। और स्त्रियां कहें ठीक है, हमारे कॉलेज में आकर तुम शिक्षा ले डालो। तो पुरुष भी नाचे गाएं, गीत लिखे, कविता करे, घर सजाएं, बच्चों को पालने की शिक्षा लें, तो क्या परिणाम होगा उस गांव में। उस गांव के पुरुष किसी गहरे अर्थ में स्तृण हो जाएंगे। उस गांव के पुरुषों में जो पुरुष होना है वह कम हो जाएगा। वह जो पुरुष की तीव्रता है, वह जो पुरुष की प्रखरता है, वो अच्छी हो जाएगी। वह जो पुरुष कोने हैं व्यक्ति में, वह गोल हो जाएंगे, वह राउंड हो जाएंगे, उनको झाड़ दिया जाएगा। दुर्भाग्य उस गांव में पुरुषों के साथ होगा, वैसा दुर्भाग्य पूरी पृथ्वी पर आज स्त्रियों के साथ हो रहा है। उनके व्यक्तित्व का बुनियादी भेद छोड़ा जा रहा है। उस बुनियादी भेद को समझ लेना बहुत उचित है, क्योंकि वह बुनियादी भेद अगर ठीक से समझकर दोनों को अपनी दिशाओं में सम शिक्षित किया जाए, सम विकास किया जाए और समकक्ष चलाया जाए, तो ही दाम्पत्य शांतिपूर्ण हो सकता है और ये पृथ्वी पूरी शांत हो जाए। अगर दाम्पत्य शांत हो जाए, क्योंकि हमारा सारा वैमनस्य, सारा दुख, सारी पीड़ा हमारे छोटे छोटे घरों के उपद्रव से पैदा होती है। एक एक घर से उठी हुई अशांति धीरे धीरे विश्व अशांति बन जाती है और सारी दुनिया में चेष्टा चलती है शांति शांति शांति। वह शांति नहीं आती, क्योंकि मूल इकाई अशांत है। पुरुष और स्त्री का मिलन मूल इकाई है समाज की। फिर बाकी समाज का फैलाव है। अकेला पुरुष समाज नहीं है, अकेली स्त्री समाज नहीं है। अकेला पुरुष आधा है, अकेली स्त्री आधी है। जब वो दोनों एक मूल इकाई में मिलते हैं तब समाज शुरू होता है। कम से कम समाज के लिए दो तो चाहिए। और फिर वही इकाई अगर ज़ोरग्रस्त हो, बीमार हो, परेशान हो, कष्ट में हो, लेकिन हम उसके कष्ट को प्रकट भी नहीं होने देते। मैं हज़ारों घरों में ठहरता हूँ, लाखों लोगों से व्यक्तिगत मिलने उनकी व्यक्तिगत तकलीफ में उतरने का मुझे मौका मिला है। मैं इतना हैरान हो गया हूँ कि वो चेहरे जो बाहर हंसते हुए मालूम पड़ते, वो भीतर हंसते हुए नहीं हैं। स्त्रियों का काम उबाऊ। जब मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो मैं बड़ा हैरान था। कोई 100 प्रोफेसर मेरे साथ थे। यूनिवर्सिटी की क्लास तो 12 बजे शुरू होती, लेकिन प्रोफेसर ठीक स्टाफ रूम में 10:30 बजे ही हाजिर हो जाते। यूनिवर्सिटी की क्लास किसी की 1 बजे शुरू होती, किसी की 2 बजे शुरू होती, किसी की 3 बजे ख़त्म हो जाती, किसी की 2 बजे ख़त्म हो जाती। लेकिन मैं देखता वो 4:30 बजे तक, जब तक कि चपरासी बंद न करता, तब तक वहाँ बैठकर वो गपशप करते रहते। मैंने उनसे कई बार पूछा कि जब यहाँ काम ख़त्म हो गया तो आप चले क्यों नहीं जाते, क्योंकि उन्हें चले जाते। उन्होंने कहा, घर की झंझट से यही बेहतर। जितना समय शांति से बीत जाए वही अच्छा है। और पत्नी घर अकेली पड़ गई है, वह बच्चों को पाल रही है, बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, कपड़े सी रही है। इस काम में कितनी देर तक वह रस ले। यह काम उबा देता है, यह काम घबरा देता है। घर की दीवारों में बंद वह परेशान हो जाती है। वह वहाँ तैयार रहती है कि पति वापस लौटे तो गुस्सा उस पर निकले। उसका सारा गुस्सा वहाँ तैयार होता है, भरता है, गहरा होता है। वह पति के आते ही टूट पड़ती है और पति उसी से भागा हुआ था, किसी तरह डरा हुआ कदम संभाल कर घर की सीढ़ियाँ चढ़ा है। और यह बात फिर टूट पड़ी। घर की बुनियादी यूनिट, पहली इकाई ही विकृत और कुरूप हो गई। इसलिए मेरी दृष्टि में किन्हीं जगहों से शांति नहीं हो सकती, लेकिन एक सौमनस्यपूर्ण, एक मैत्रीपूर्ण घटना घट जाए। लेकिन वो कैसे घटेगी? उस घटने की पहली शर्त मैं मानता हूँ कि स्त्री को व्यक्तित्व मिल जाए। उसकी मित्रता छायाओं से नहीं हो सकती।
मृतता व्यक्तियों से होती है, ठोस, जीवंत, और पुरुषों ने स्त्रियों को पोंछ कर बिल्कुल शैडो छाया बना दिया है। उसके पास व्यक्तित्व ही नहीं है रहा। पुरुषों ने कहा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। पुरुषों ने कहा पूरब तो पूरब, पश्चिम तो पश्चिम। उन्होंने उसका सारा व्यक्तित्व पोंछ डाला है। स्त्री को तय करना पड़ेगा, नारी को तय करना पड़ेगा कि वो नारी होने के ठीक अर्थ से समझे और नारी होने के ठीक अर्थ को उपलब्ध हो जाए। नारी होने का ठीक अर्थ पुरुष से बहुत भिन्न है और दोनों के व्यक्तित्व के भेद को थोड़ा समझना बहुत उपयोगी है। पुरुष एक्टिव है, पुरुष का सारा व्यक्तित्व क्रियात्मक है, विधायक है। स्त्री का सारा व्यक्तित्व पैसिव है, निषेधात्मक है। इस फर्क को समझ लेना जरूरी है। तो हम उनकी दोनों की शिक्षाएं, उन दोनों के जीवन का ढंग अलग तरह से सोचेंगे। स्त्री को एक और तरह की शिक्षा चाहिए जो उसे संगीतपूर्ण व्यक्तित्व दे, जो उसे नृत्यपूर्ण व्यक्तित्व दे, जो उसे प्रतीक्षा की अनंत क्षमता दे, जो उसे मौन की, चुप होने की, अनाक्रामक होने की, प्रेम की और करुणा की गहरी शिक्षा दे। सामान्यतः सभी स्त्रियां सोचती हैं कि उन्हें प्रेम उपलब्ध है, लेकिन प्रेम भी कला है जो उपलब्ध नहीं है। कोई पैदा होते ही प्रेम करने में सक्षम नहीं है। आदमी को ऐसा ख्याल है कि प्रेम हम जानते ही हैं, वह एकदम सरासर झूठी बात है और इसलिए उस प्रेम के किनारे ही हमारी नाव टकरा कर नष्ट हो जाती है। न तो पुरुष प्रेम जानते हैं, न स्त्रियां प्रेम जानती हैं। प्रेम को भी बहुत बड़ी व्यवस्था और सुविधा होनी चाहिए जहाँ प्रेम सीखा जा सके। जैसे उदाहरण के लिए जो आदमी प्रेम सीखेगा उस आदमी से ईर्ष्या विदा हो जानी चाहिए जहाँ प्रेम सीखा जा सके, क्योंकि ईर्ष्या और प्रेम एक साथ अस्तित्व नहीं हो सकता। लेकिन सभी स्त्रियां प्रेम करती, सभी पुरुष प्रेम करते, लेकिन साथ में ईर्ष्या का जहर पूरी तरह खड़ा है। यह ऐसा ही है जैसे हमने फल तो बहुत अच्छा बोया, लेकिन रोज उसमें जहर भी पानी सींचते गए तो वह मीठा फल जो था वह जहरीला होकर खतरनाक हो जाता है। ईर्ष्या जहाँ है वहाँ प्रेम संभव नहीं है। ईर्ष्या और प्रेम का संबंध ही नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्त्री और पुरुष के मनस में क्या फ़र्क है। पुरुषों का मन एक्टिव है, सक्रिय है, इसलिए पुरुष का मूल दुर्गुण अहंकार है, और स्त्रियों का मन पैसिव है, निष्क्रिय है, इसलिए स्त्रियों का मूल दुर्गुण ईर्ष्या है। ईर्ष्या निष्क्रिय है अहंकार, और अहंकार सक्रिय हो गई ईर्ष्या है। पुरुष अहंकार से भरे होते हैं, भर जाते हैं, और स्त्रियां ईर्ष्या से। उनका सारा 24 घंटे जीवन जन्म से लेकर मरने तक ईर्ष्या के केंद्र की परिधि पर घूमता है। इसलिए जब एक स्त्री दूसरी स्त्री से मिलती है तो जो बात उसे सबसे पहले दिखाई पड़ती है, गहने क्या है, घड़ी कैसी है, चप्पल कैसी है, सबसे पहले एकदम दिखाई पड़ जाता है। व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ता, यह सब दिखाई पड़ जाता है। उसकी ईर्ष्या के बिंदु आश्चर्यजनक है लेकिन सत्य है। दो स्त्रियों के साथ रखना बहुत कठिन मामला है, उनको घंटे भर भी साथ रखना बहुत कठिन मामला है। हाँ, एक ही रास्ता हो सकता है कि वो तीसरी स्त्री की ईर्ष्या में निंदा कर रही हो तो घंटे भर बैठ सकती है। ईर्ष्या जिनका जीवन आधार बन गया हो उनसे प्रेम की संभावना कम हो जाएगी। सारा व्यक्तित्व जैसे ईर्ष्या से चल रहा है। इसलिए स्त्रियों के फैशन का कोई भरोसा नहीं कि 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगी, कितनी देर चलेगी। उसका कुल कारण इतना है कि एक स्त्री भी सारी स्त्रियों को ईर्ष्या से भर सकती है और फैशन फौरन बदल जाएगी। ईर्ष्या उसके बहुत गहरे में कारण है। चारों तरफ ईर्ष्या पकड़े हुए स्त्री के मन से ईर्ष्या नष्ट न हो तो स्त्री कभी भी ठीक अर्थों में प्रेमपूर्ण नहीं होती। ईर्ष्या का जहर उसके सारे जीवन को खा जाता है। ईर्ष्या भय देती है, ईर्ष्या डरा देती है तो स्त्री समझ के बाहर हो जाता है। उसका पति किसी दूसरी स्त्री को गौर से भी देख ले तो जहर की लहर फैल जाती है। ईर्ष्या ने भय भी पैदा कर दिया है। पुरुष स्त्री से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, एक मुक्त और सहज संबंध नहीं रह गया है। सब स्ट्रेंज हो गया है, सब तन गया है, तो घर शांत कैसे हो सकता है। शांति के फूल तो बहुत सहजता से खिलते हैं जहाँ ईर्ष्या नहीं है, जहाँ समझ नहीं है, जहाँ ईर्ष्या नहीं है, जहाँ प्रेम है, जहाँ ईर्ष्या नहीं है, जहाँ भय नहीं है, जहाँ भय है, और जहाँ एक दूसरे की समझने की चेष्टा है, एक दूसरे की कमजोरी को भी, एक दूसरे के दुख और पीड़ा को भी, एक दूसरे की सहानुभूति रखने की भी क्षमता है। और अगर एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़े तो किसी पुरुष को अच्छी लग सकती है, वह उसे देख सकता है। इसमें न कुछ पाप है, लेकिन इसको भी पाप बना दिया है, अपराध बना दिया है। वो हमारी ईर्ष्या ने जो जाल बुना है सिद्धांतों का, उसने बहुत उपद्रव खड़ा कर दिया है।
उसकी वजह से कोई भी सहज नहीं हो पा रहा है। और जब हम सहज नहीं हो पाते तो उसका परिणाम होता है एक दूसरे पर क्रोध से भर जाते हैं। पति और पत्नियाँ एक दूसरे पर क्रोध से भरे हुए हैं, बजाय एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता के। बजाय इसके कि पत्नी ने समझा हो कि पति ने उसके जीवन को धन्य किया, पत्नियाँ समझ रही हैं कि पति ने जीवन को नष्ट किया। बजाय इसके कि पति समझे कि पत्नी ने उसके जीवन को सौरभ दिया, सुगंध दी, पति समझ रहा है कि कहाँ से इस स्त्री के उपद्रव में पड़ गए। ये सब नष्ट हो गया। इसलिए कहना चाहता हूँ कि स्त्री को थोड़ा सोच विचार खोजबीन जरूरी है, बड़े सामूहिक तल से, कि ईर्ष्या कैसे नष्ट की जाए। ईर्ष्या के रहते स्त्री का व्यक्तित्व कभी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता, और प्रेम ही स्त्री का प्राण है, उसकी आत्मा है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग अब तक टिके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।